प्यारे बच्चों, एसिड बेस एवं साल्ट चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अर्थात क्रिस्टलन का जल। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलन का जल होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कई पदार्थ ऐसे हैं जो क्रिस्टल रूप में विद्यमान होते हैं। क्रिस्टल एक स्पेसिफिक संरचना होती है किसी पदार्थ की, जिसमें उसके जो अणु होते हैं वो विशेष पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके क्रिस्टल्स में उन क्रिस्टल्स उस पदार्थ की अणुओं के साथ साथ उसमें बाहर से कुछ जल के अणु भी विद्यमान होते हैं, जो उसकी क्रिस्टलीय संरचना के एक इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल जिनकी संरचना में जल के कण विद्यमान हों, उन्हें हम हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कहते हैं। हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक हम उदाहरण लेते हैं कॉपर सल्फेट का 5s2। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेन जो हमारा कंपाउंड है वह कॉपर सल्फेट है, किंतु इसकी जब क्रिस्टलीय संरचना देखी गई तो इस क्रिस्टलीय संरचना में 5 मॉलिक्यूल जल के भी विद्यमान है, अर्थात एक कॉपर सल्फेट के साथ 5 जल के कण जुड़े हुए। तो ये जो 5 जल के कण जुड़े हुए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलन में 5 जल के कण विद्यमान हैं। इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलन का जो जल है वह 5। तो आइए हम व्यवस्थित रूप से देखें कि कैसे इसको हम परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे है कि लवण के एक सूत्र इकाई में, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में एक सूत्र इकाई, एक सूत्र इकाई का मतलब है कि उस लवण का एक अणु अगर हम ले लें, जैसे हमने CuSO4 लिया, ये एक सूत्र इकाई है। अब इस सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलन का जल कहेंगे। अर्थात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ दैट सॉल्ट। तो कॉपर सल्फेट के केस में हमने देखा कि यहाँ पे चूंकि एक यूनिट फार्मूला में 5 जल के कण विद्यमान हैं, मॉलिक्यूल विद्यमान हैं, इसलिए इसमें क्रिस्टलन का जो जल होगा वो 5 होगा। ऐसे ही अन्य साल्ट को अगर हम ले लें तो धावन सोडा के केस में, वाशिंग सोडा के केस में आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जल के 10 मॉलिक्यूल विद्यमान हैं, अर्थात यहाँ पे जो क्रिस्टलन का जल होगा वह 10 होगा। ऐसे ही जिप्सम के केस में ले लें तो कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 जल के अणु विद्यमान हैं, अर्थात जिप्सम का जब क्रिस्टलन होगा तो उसके क्रिस्टलन में 2 जल के अणु विद्यमान होंगे। तो यहाँ चूँकि 2 जल के अणु विद्यमान हैं, इसलिए जिप्सम का जो क्रिस्टलन का जल होगा वह 2 होगा। इसी प्रकार आयरन सल्फेट में आप देख रहे हैं तो क्रिस्टलन का जल 7 है, तथा पीओपी में क्रिस्टलन का जो जल है वह हाफ है, आधा है। कहीं कहीं पे इसको लिखा जाता है 2CaSO4 × H2O। अगर इस ढंग से पीओपी को लिखा गया है और आपसे पूछा जाए कि इस साल्ट में क्रिस्टलन का जल क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा क्रिस्टलन जल की परिभाषा यह कहती है कि इसके एक फार्मूला इकाई में, एक सूत्र इकाई में कितने प्रेजेंट हैं जल के कण। यहाँ पे सूत्र इकाई कितनी हो गई, कैल्शियम सल्फेट के 2 सूत्र इकाई बन गई। 2 कैल्शियम सल्फेट में एक H2O घुला है, जबकि क्रिस्टलन जल की परिभाषा के अनुसार होना क्या चाहिए, एक सूत्र इकाई में जल के जितने मॉलिक्यूल विद्यमान हो। तो निश्चित तौर पे
यहाँ पे 2CaSO4H2O के रूप में यदि कोई क्रिस्टल दिया गया है तो इसका जो क्रिस्टलन का जल होगा वह हाफ होगा, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ जब एक H2O जुड़ा है तो निश्चित तौर पे एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 1/2 जल के कण जुड़े होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इस रूप में दे करके और आपसे पूछे कि इसमें क्रिस्टलन का जल कितना है, तो इस परिभाषा को आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें यह कहा गया है कि एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित संख्या को ही हम क्रिस्टलन का जल कहेंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न उठता है कि क्रिस्टल में जल के कण विद्यमान होने के बावजूद ये जो क्रिस्टल होते हैं वो नम क्यों नहीं होते, वेट क्यों नहीं होते। ऐसे हम कहें कि कॉपर सल्फेट ले लें तो कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जल के 5 मॉलिक्यूल जुड़े हुए, फिर भी कॉपर सल्फेट नम अवस्था में नहीं होता है, वेट अवस्था में यह नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो यहाँ पे जल विद्यमान है वो मुक्त अवस्था में विद्यमान ना होकर क्रिस्टलीय संरचना में बीच बीच में ये बंधे हुए हैं। जैसे हम कहें कि अगर एक यह कॉपर सल्फेट है तो इस कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ ये जल के जो कण हैं ये यहाँ पे बंधे हुए हैं। इस ढंग से जल के कण यहाँ पे बंधे हुए होंगे। अर्थात यह जो जल के कण यहाँ पे मॉलिक्यूल्स विद्यमान हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं है। यदि ये मुक्त अवस्था में रहे होते तो निश्चित तौर पे नमी पैदा करते, किंतु क्रिस्टलीय संरचना का भाग होने के कारण ये उस क्रिस्टल को वेट या नम नहीं बनाते। तो यही चीज़ नोट्स में दिया गया है कि क्रिस्टलन का जल लवण की क्रिस्टल संरचना का ही एक भाग है। चूँकि क्रिस्टल में विद्यमान यह जल मुक्त अवस्था में नहीं होता है, अतः यह लवण को नम नहीं करता। क्रिस्टलन का जल वह क्रिस्टल को एक विशिष्ट आकार तथा रंग प्रदान करता है। जैसे हम कहें कॉपर सल्फेट को लें, कॉपर सल्फेट अगर शुष्क अवस्था में विद्यमान है तो इस क्रिस्टल का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, किंतु जब यह कॉपर सल्फेट H2O इसमें 5 मॉलिक्यूल H2O के आके जुड़ जाते हैं, अर्थात ये क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट हो तो इसका जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। तो जब जल जिस लवण में जल के कण विद्यमान हों, क्रिस्टलीय संरचना में जल के कण विद्यमान हों, उसे हम हाइड्रेटेड क्रिस्टल कहेंगे, और जिसमें जल के कण विद्यमान नहीं होंगे उसे एनहाइड्रस क्रिस्टलाइन सॉल्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब हाइड्रेटेड साल्ट होता है तो उसका रंग कुछ और होता है, और जब वही साल एनहाइड्रेटेड हो जाता है तो निश्चित तौर पे उसका रंग दूसरा हो जाता है। तो इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम कहें कि कॉपर सल्फेट को ले लें, तो कॉपर सल्फेट अगर ये हाइड्रेटेड है तो इसका रंग नीला होता है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से जल के कण बाहर निकल जाते हैं, और जब जल के कण बाहर निकल जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें एक एनहाइड्रस साल्ट या शुष्क लवण प्राप्त होगा कॉपर सल्फेट का, जिसका रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा। किंतु यदि हम इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में पुनः जल के कण को योजित कर दें, जल के कणों को जोड़ दें, तो हम एक बार पुनः हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट प्राप्त कर लेते हैं, जिसका रंग पुनः क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी भी साल्ट के क्रिस्टल में विद्यमान जो जल के कण होते हैं वे उस क्रिस्टल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें कि शुष्क लवण अगर आ जाए, शुष्क लवण क्या है? तो शुष्क लवण माने एनहाइड्रस साल्ट है, अर्थात जल युक्त लवणों
यानी हाइड्रेटेड साल्ट को जब तेज़ी से गर्म किया जाता है तो वे अपने क्रिस्टल के कण का क्रिस्टलन के जल का परित्याग करके शुष्क लवण का निर्माण करते हैं। अर्थात जब हम किसी हाइड्रेटेड साल्ट को तेज़ी से गर्म करेंगे तो उसमें से जल के कण बाहर निकल जाएंगे और जल के कण बाहर निकलने के उपरांत जो लवण बचा होगा उसी को हम शुष्क लवण कहेंगे। शुष्क लवण का रंग मैंने अभी डिस्कस किया कि यह हाइड्रेटेड साल्ट से भिन्न होता है। तो कॉपर सल्फेट के केस में मैंने देखा था अभी कि हाइड्रेटेड है तो ब्लू कलर का होगा, अगर एनहाइड्रस है तो उसका कलर सफ़ेद हो जाता है। इसी प्रकार हमने देखा था कि यदि एनहाइड्रस कॉपर साल्ट है और उसमें हम जल को जोड़ दें तो वह हाइड्रेटेड साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर वाइट से पुनः ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम एसिड बेस तथा साल्ट के लास्ट कंसेप्ट को देख चुके हैं। इस कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न इस वीडियो के साथ दिए जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट के रूप में प्रेषित करेंगे। इस चैप्टर से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं आपकी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।